और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई। आज मैं आपको बताऊंगा वो औजार कहां है जिस औजार से छेड़छाड़ हुई। तस्वीरें दिखाइए आपके सामने आ गई है। देखिए शिवलिंग के साथ जो छेड़छाड़ हुई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस जगह पर हुई, कैसे हुई, किस हथियार के जरिए हुई, कौन पकड़ा गया, पूरी डिटेल आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा, ये आपके सामने शिवलिंग आपको नजर आ रहा है। ये जो शिवलिंग है, आरोप ये है, ध्यान से देखिएगा, शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद कर दिया गया। 63 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है। यह शिवलिंग पानी के अंदर था। शिवलिंग में बताया गया कि चक्री के जरिए छेद किया गया और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने यह बड़ा दावा किया है कि यह जो शिवलिंग मिला है इसमें बाकायदा छेद किया गया। मुस्लिम पक्ष के कब्जे में अब तक यह शिवलिंग था, विष्णु शंकर ने कहा, और इन्हीं लोगों ने शिवलिंग में छेद किया जो मस्जिद में देखरेख करने वाले। शिवलिंग में छेद करने वाला औजार मिल गया है। बड़ी बात यह है मस्जिद के स्टोर रूम में रखा गया वो औजार चक्री को उठाकर ले जाने की कोशिश की गई, यह इल्जाम लगाया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने रोका। विष्णु शंकर का कहना है जिसने छेद किया, जो औजार लेकर जा रहा था, उसे सीआरपीएफ के जवानों ने रोका। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग पर एक चक्री रखी गई थी। उनका कहना है सीमेंट का खांचा चक्री के लिए बाकायदा बनाया गया। उसके ऊपर ध्यान से देखिए जरा आप, शिवलिंग पर एक खांचा नजर आ रहा है आपको कुछ पत्थरों का। यह जो खांचा बनाया गया उस चक्री के लिए बनाया गया। उनका कहना है मस्जिद के स्टोर रूम में उस चक्री को रखा गया था और स्टोर रूम की बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई जिसमें यह चक्री नजर आई। सर्वे के बाद वजू खाने से यह शिवलिंग मिला था जो आपके सामने। हिंदू पक्ष का महादेव के अपमान का आरोप है, साथ ही साथ शिवलिंग से छेड़छाड़ साबित कर देंगे, यह खुद विष्णु शंकर का कहना है। पहले भी आपको याद होगा शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। खुद याचिकाकर्ता सोहनलाल ने कहा था शिवलिंग पर 5, ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, 5 संगमरमर के टुकड़े चिपकाए गए, उन्होंने यह दावा किया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं विष्णु शंकर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए जो कह रहे हैं शिवलिंग में छेद किया गया। दूसरी तरफ जो मस्जिद पक्ष है उनके वकील अभयनाथ, वो क्या कह रहे हैं शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने पर। दोनों को सुनिए। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या आरोप है? देखिए बिल्कुल छेड़छाड़ की गई शिवलिंग के साथ। इतने दिन तक वो शिवलिंग उन्हीं के पोजीशन में था और जिस तरह से उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, मानी बात उसमें छेड़छाड़ की गई। हिंदू पक्ष और उनके वकील स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से मानते हैं कि वो हमारे ईश्वर का शिवलिंग है जिसको डैमेज किया गया है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी और कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट एग्जामिन करेगी, उस समय शिवलिंग का इश्यू हम डिस्कस करेंगे। सर, वादी पक्ष की तरफ से एक आरोप ये लगाया गया है कि शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए वादी पक्ष का जो आरोप लगाया है तो इसके बारे में बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोई तो इसके बारे में आपको जानकारी है? कोई शिवलिंग है ही नहीं है तो उसे क्षतिग्रस्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसा अलग आरोप है, इसकी जानकारी आप बेहतर उन्हीं लोगों से दीजिए जो इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं। यह सब कुछ हुआ शिवलिंग पर छेड़छाड़ के जो आरोप लगाए गए, ये आज कोर्ट की सुनवाई से पहले लगाए गए। लेकिन आज कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई, वो 7/11 जो पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं। वकील दोनों पक्ष के पहुंचे। विष्णु शंकर को आप देख रहे हैं। कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होनी थी, बड़ा दिन था, तो आपको दिखाते हैं आज अदालत के अंदर ज्ञानव्यापी में क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें दी। ये देखिए विष्णु शंकर और दूसरी तरफ अभयनाथ मुस्लिम पक्ष के वकील खड़े थे। सबसे पहले देखिए अभयनाथ ने क्या कहा, हुआ क्या कोर्ट में मैं आपको बताऊं। वाराणसी के जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई हुई। केस से जुड़े 36 लोग सुनवाई के दौरान अंदर मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत बहस शुरू हुई। अब हुआ क्या, सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर खड़े हुए। उन्होंने कहा ज्ञानव्यापी में हिंदू मंदिर के सबूत हैं। विष्णु शंकर ने कहा वजूखाने में शिवलिंग है और साथ ही साथ सर्वे रिपोर्ट से भी यह बात साफ हो जाती है। अयोध्या का सच सामने आया है, यह कहा उन्होंने। ज्ञानव्यापी का भी सच इसी तरह से सामने आएगा। शिवलिंग के अफवाह उड़ाने के आरोप गलत हैं, यह कहा गया। यानी शिवलिंग को जो फव्वारा कहा जा रहा है उस पर विष्णु शंकर ने कहा जो अफवाह उड़ाई जा रही है गलत है। अभयनाथ खड़े हुए मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने कहा यह केस सुनवाई लायक ही नहीं है। अभयनाथ ने कहा शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई है। उन्होंने कहा यह कहा गया है कि वहां शिवलिंग मिला है। उन्होंने कहा शिवलिंग का अस्तित्व अब तक साबित नहीं हुआ है, यानी उनका कहना था वो फव्वारा ही है। शिवलिंग पर अफवाह से दरअसल माहौल बिगड़ रहा है।
अभयनाथ ने कहा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, जज ने कहा 30 मई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी और सोमवार को 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पूरी करेगा, इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा। यह कहा जज ने, जो खुद वहां उस वक्त अजय कृष्ण को उन्होंने आखिरी बात कही कि अब अगली सुनवाई 30 तारीख को होगी। लेकिन मैं आपको सुनवाता हूं दोनों पक्ष, मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष अदालत में दलील देने के बाद जब बाहर आए वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। आज सिविल एनरेवन पे लगातार बहस विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष के द्वारा की गई है और वो बहस कंटिन्यू रही और सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगली 30 तारीख को सोमवार की तिथि नियत की है। 2 घंटा बहस चली है। विपक्ष अपने 7-11 पर लगातार 2 घंटा तक अपनी बात को रखे हैं। दावा खारिज करने के एक पॉइंट पर दावा को पढ़ रहे हैं। अभी उनको अवसर और मिलेगा क्योंकि उनका बहस पूरा नहीं हुआ है। 30/5 को डेट लगाया गया है और 30/5 को उनके 2 बजे पत्रावली रखी गई है। उनकी बहस पूरा होने के बाद जवाब दिया जाए। आज कोर्ट में बहस होगी जैसे बहस होनी चाहिए। छूट की मेंटेनेबिलिटी में बहस हुई है, हमारी बहस प्रारंभ हुई है। 2 बजे बहस प्रारंभ हुई है, 4 बजे खत्म हुई है। कोर्ट के पास समय नहीं था, 4 बज गया था। इसलिए कोर्ट ने 30 मई की डेट की नियत कर दी है और अभी हमारी बहस अधूरी है। 30 तारीख को मैं अपनी बहस पूरी करूँगा। अभी वादी पक्ष की तरफ से आज कुछ भी नहीं कहा है। अभी वादी पक्ष जब मेरी बहस चल रही है, जब मेरी बहस खत्म हो जाएगी तब वादी पक्ष मेरी बहस का जवाब देगा। और आइए अब आपको बताते हैं, अब बात उस शख्स की करेंगे जो शख्स इस पूरे विवाद के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। चाहे वो ज्ञानव्यापी की बात हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह की बात हो, एक ही शख्स है जिस पर ये सारे इल्जाम हैं, वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर देखिए औरंगजेब ने हिंदुस्तान में न जाने कितने मंदिर तोड़वाए, हजारों मंदिर। औरंगजेब ना अपने परिवार का हुआ, ना औरंगजेब हिंदुस्तान का हुआ। देखिए जरा, मुगल शासकों में सबसे कट्टरपंथी अगर कोई था तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब, भारत ने औरंगजेब को कभी पसंद नहीं किया, ना आज तक कभी अपनाया। हिंदुस्तान ने हिंदुओं से बेहद नफरत करता था औरंगजेब। पहली बड़ी बात, भारत पर राज करने वाला सबसे क्रूर तानाशाह अगर कोई था तो वो औरंगजेब था। बड़े भाई, सोचिए, अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर गद्दी हासिल की थी औरंगजेब ने, और बुजुर्ग पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में उसने कैद करवा दिया था, कैद करके रखा था। 49 साल तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन भारत के लोगों के दिल में वो कभी जगह नहीं बना सका। औरंगजेब ने देश में कई प्रमुख मंदिरों को ढाया, तोड़वाया, उस पर आरोप है। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर ढाने का आदेश भी औरंगजेब ने दिया था। यहीं पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाने का आदेश भी औरंगजेब का था। 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर गिराने का आदेश भी औरंगजेब ने दिया था। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उसके बाद 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था जिसे जजिया टैक्स कहते हैं। यह सिर्फ हिंदुओं पर था, ऐसा टैक्स जिसने सिर्फ हिंदुओं को देना होता था ये कर। छत्रपति शिवाजी ने जजिया टैक्स का विरोध किया था उस दौरान, और 1672 में हिंदुओं को जमीन ना देने का आदेश जारी किया था औरंगजेब ने। आइए, कोई नहीं, अब मैं आपको सुनवाता हूं। इतिहासकार इरफान हबीब खुद इस बात को मानते हैं कि औरंगजेब ने हजारों मंदिर हिंदुस्तान में तोड़वाए। सुनिए जरा। तो हिस्ट्री में सर औरंगजेब ने इसको तोड़ा था, ये मतलब स्पष्ट है। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी, एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर के जमाने। जी जी, तो ये 2 मंदिर उनका तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर जो औरंगजेब ने जब तोड़ा था तो मंदिर था ये सर? मंदिर ही माल के तोड़ा, एक मथुरा में तोड़ा, मथुरा में बहुत मंदिर थे, उसमें भी एक तोड़ा, लेकिन केशव राय का बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें शक नहीं। लेकिन बना वो जहांगीर के ज़माने में था, जहांगीर का बड़ा अफसर था वो,
बनारस में जो मंदिर तोड़ा था वो कितना पुराना था मुझे नहीं मालूम, क्या हो सकता है नया हो इसलिए तोड़ा, क्योंकि मुसलमान इसमें औरंगजेब ने ये कहा था कि नए मंदिर में बनने नहीं होंगे, लेकिन बनारस का तोड़ा। तो आपने खुद इतिहासकार इरफान हबीब को सुन लिया, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि औरंगजेब ने भारत में मंदिरों को तोड़ा है। वो कितना कट्टरपंथी था और हिंदुओं से नफरत करता था, एक बात साफ है। लेकिन औरंगजेब को नागा साधुओं ने शिकस्त दी थी। देखिए कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर पर अपने पहले हमले में औरंगजेब को नाकामी हाथ लगी थी। 1664 में औरंगजेब ने मंदिर को ढहाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। अपनी मुगल सेना के साथ उसने पूरी तैयारी के साथ दरअसल हमला बोला था, लेकिन नागा साधुओं ने औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी। न सिर्फ टक्कर दी बल्कि औरंगजेब को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नागा साधुओं ने औरंगजेब का कड़ा विरोध किया और मुगलों की हार हुई। नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर का बचाव किया, औरंगजेब की सेना को बुरी तरह से हराया। उस दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कई दिनों तक युद्ध चला। दशनामी नागाओं ने खुद को नायक साबित किया और मुगलों की इस हार का वर्णन कई किताबों में मिलता है। आपको बताऊं, इस हार के बाद 1669 में औरंगजेब फिर लौटा और इस पर उसने पहले से ज्यादा तैयारी कर रखी थी। इस बार फिर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिरों में तोड़फोड़ की। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि इसे फिर से बनाया नहीं जाएगा और इसकी जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण करने का आदेश दिया। कहा यह भी जाता है कि करीब 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। इसी तरह औरंगजेब ने मथुरा में भी शाही मस्जिद के निर्माण के आदेश दिए। औरंगजेब हिंदुओं से कितनी नफरत करता था, यह इसी का प्रमाण है सबसे बड़ा। आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब हो क्या रहा है। बहुत से लोग देश में, औरंगजेब सोचिए जो इतनी नफरत करता हो हिंदुस्तान से, हिंदुओं से, उसकी कब्र पर भी कोई जा सकता है। एक देश का नेता, जनता का प्रतिनिधि अकबरुद्दीन को आप देख रहे हैं, औरंगजेब की कब्र जो है वो औरंगाबाद में है। अब मांग हो रही है कि इस कब्र को हटा दिया जाए। अब मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र की आखिर हिंदुस्तान में जरूरत क्या है। कौन मांग उठा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। कौन ये मांग कर रहा है कि औरंगजेब के इस कब्र को यहां से हटाया जाए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को, ये गए थे औरंगजेब की कब्र पर। औरंगजेब के खुलदाबाद में, औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगजेब की दरअसल कब्र है, मैं आपको बताऊं। और अकबरुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद और ज्यादा विवाद बढ़ गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस ने औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की धमकी दी है कि इसे यहां से हटाया जाए। धमकी के बाद कब्र की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है और एएसआई के संरक्षण में है औरंगजेब का यह मकबरा। इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मकबरे की देखरेख करता है। मराठा इतिहास के लिए सबसे बड़ा विलन रहा है औरंगजेब। शिवाजी ने कई लड़ाइयों में औरंगजेब की सेना को हराया और औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या की थी। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की लंबे समय से मांग भी उठ रही है। तो यह सवाल यह है कि आखिर औरंगजेब की जरूरत देश में है क्यों। वो दौर भी आपको याद होगा जब दिल्ली में ही एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था, जिसका नाम बदला गया। शायद बहुत पहले बदला जाना चाहिए था या नाम ही नहीं रखना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ताजमहल में क्यों आखिर नमाजियों की गिरफ्तारी हुई। ये जो आप देख रहे हैं ताजमहल की तस्वीरें, इस ताजमहल में आज 4 लोग, वैसे 6 लोग थे, 2 फरार हैं, 4 लोग आज नमाज पढ़ने पहुंच गए। इन चारों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग जिन्हें देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी ताजमहल पर नमाज पढ़ने की वजह से हुई। ये क्यों नमाज पढ़ने गए आपको बताऊं, लेकिन पहले देखिए जरा आखिर हुआ क्या। इन चारों की गिरफ्तारी होने के पीछे वजह, ताजमहल की मस्जिद में 6 लोग नमाज पढ़ रहे थे। 6 लोग घुसे नमाज पढ़ने के लिए, भीड़ का फायदा उठाकर उसके बाद 2 लोग फरार हो गए जो नमाज पढ़ने के लिए घुसे। सीआईएसएफ ने 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया। इन 4 लोगों को स्थानीय ताजगंज पुलिस थाने के उसके बाद इन्हें हवाले कर दिया गया और साथ ही साथ पर्यटकों पर धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया था। धार्मिक स्थान पर अपराध करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया।
3 युवक हैदराबाद से ताजमहल देखने आए थे और एक शख्स जो है वो बताया जाता है हैदराबाद से 2 युवक जो आए ये कनाडा में रहते हैं। ये दोनों युवक, दोनों आरोपी कनाडा में पढ़ाई करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और आजमगढ़ से आया एक युवक, उसकी भी गिरफ्तारी हुई जो नमाज पढ़ रहा था। ताज परिसर में बनी नमाज मस्जिद में ये 6 लोग नमाज पढ़ रहे थे। इंतजामिया कमेटी जो है उसने गिरफ्तारी का विरोध किया है। इन लोगों की मस्जिद के बाहर आदेश का नोटिस लगाने की मांग की है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, इन लोगों को सुनिए जिनकी गिरफ्तारी हुई और एसपी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर। हम लोग 3 फ्रेंड्स हम लोग विजिट पे आए हुए थे ताजमहल देखने के लिए। तो हमने देखा कि मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था, मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी। हमको ऐसा कोई नोटिस वहाँ पे है नहीं कि नमाज नहीं पढ़ सकते। हमने किसी और को भी देखा था नमाज पढ़ते हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने अंदर गया और किसी ने हमें रोका भी नहीं था और वहाँ कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और हमको पता भी नहीं है। ये कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास सीआईएसएफ जो अंदर के सिक्योरिटी को देखती है, पूरे रेड जोन की सिक्योरिटी को देखती है, उसने ये पाया कि 6 लोग वहाँ ताजमहल में स्थित मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। इसी पर वहाँ पे जो सीआईएसएफ के लोग थे उन्होंने 6 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें 2 लोग भीड़ का फायदा उठा के निकल गए और 4 लोगों को मौके से पकड़ा गया। उन 4 लोगों को सीआईएसएफ के द्वारा थाना ताजगंज में सुपुर्द किया गया और सीआईएसएफ के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना ताजगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, धारा 153 भादवी, और उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ताजमहल में किस जगह पर ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। ताजमहल के अंदर दरअसल मस्जिद है, ये जो आप देख रहे हैं ताजमहल के अंदर मस्जिद है और उस मस्जिद में नमाज होती है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे नमाज हो रही है। किस जगह पर मस्जिद है ये मैंने आपको बताया, लेकिन ताजमहल में नमाज पढ़ने के बाकायदा नियम, कायदे और कानून है। कौन नमाज पढ़ सकता है, कब नमाज हो सकती है, इसके लिए बाकायदा नियम बने हुए। देखिए जरा क्या नियम है ताजमहल में नमाज पढ़ने के। ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। ताजमहल एक संरक्षित इमारत है, मैं आपको बताऊं, और ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज होती है। जो अंदर शाही मस्जिद बनी है उसमें नमाज होती है। मुख्य मकबरे की पश्चिम दिशा में शाही मस्जिद बनी हुई है। नमाज को लेकर ताजमहल में खास नियम बनाए गए हैं। सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की इजाजत है, यानी फ्राइडे को ही नमाज पढ़ी जा सकती है, बाकी दिन ताजमहल में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को ताजमहल पर्यटकों के लिए भी बंद रहता है। नमाजियों को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जाने की इजाजत दी जाती है। सिर्फ स्थानीय लोगों को, बड़ी बात यह है कि सिर्फ जो लोकल आगरा के रहने वाले स्थानीय लोगों को ही ताजमहल में नमाज पढ़ने की इजाजत है। कोई बाहर से, दूसरे शहर से आकर ताजमहल में नमाज नहीं पढ़ सकता। उसके लिए क्या होता है, बाकायदा आईडी कार्ड, जो आपके पास आईडी कार्ड है वो दिखाने के बाद ही नमाज के लिए एंट्री मिलती है। ये नियम 2018 में पुरातत्व विभाग ने बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से इन नियमों को लागू किया गया है। 2018 में रोजाना नमाज के लिए याचिका दायर की गई थी 2018 में, लेकिन नमाज की इस याचिका को खारिज कर दिया गया। यह है ताजमहल के नियम, कायदे, कानून। तो सिर्फ ये एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं वो तस्वीर जब खुद परमहंस जब पहुंचे थे, आपको याद होगा, ताजमहल में एंट्री के लिए, तो उनकी एंट्री रोक दी गई थी। उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उनका कहना था वो भगवा पहने इसलिए, लेकिन उनके पास धर्म दंड था, ऐसा कहा सीआईएसएफ ने, इसलिए परमहंस जी की एंट्री नहीं हुई थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। कल आपने देखा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ, कैसे पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम आमने सामने आ गए। तू मैं एक दूसरे के बीच शुरू हो गई, लेकिन ये तू मैं बाप तक आ गई। जी हां, बाप तक आ गई। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बहुत नाराज और बहुत गुस्से में। उनका कहना है उनके पिता इस दुनिया में नहीं और अखिलेश यादव ने उनके पिता का अपमान किया है। सुनिए जरा। की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? का प्रयोग हो, ठीक नहीं। ये यूपी विधानसभा की तूतू मैं थी, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाप तक पहुंच गए। पिता के अपमान से केशव प्रसाद मौर्य भावुक भी हैं और आहत भी, लेकिन अखिलेश यादव को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। मेरा अपमान करते शायद वह समझ में आ सकता था, मेरे स्वर्गीय पिताजी तक को उसमें लाने का काम किया। ये संपूर्ण पिछड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया और अपनी जो सामंतवादी मानसिकता है उसका परिचय दिया। मुझे उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता था और करता हूं। अभी मेरी तरफ से मैं ऐसी कोई भाषा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जनता इसका हिसाब जरूर करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये भावुक होने का विषय नहीं है। देखिए, इस प्रकार से आप भी एक पत्रकार हैं, कोई सवाल हमसे आप तीखा करें तो हम आपका जवाब ना दें तो हो सकता है, लेकिन हम किसी का अपमान करें, आप सुनाना चाहो और सुनना ना चाहो, ये मर्यादित नहीं रहता है और सदन के अंदर जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाएंगे। आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और फिर अगर आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और फिर अगर आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और फिर अगर आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश पर जोरदार हमला बोला। बहुत ही दुखद है, मैं इसकी निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी के जो कुकृत्य हैं वो कल पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और जनता ने अभी इनको हाशिए पर पटका है भी और रसातल की ओर जाने वाला है। तो सोचिए जरा, ये आखिर हुआ क्यों? ये आपके सामने आ गई उत्तर प्रदेश की विधानसभा। विधानसभा के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव खड़े थे और उनके सामने खड़े थे केशव प्रसाद मौर्य, बगल में बैठे थे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश खड़े हुए और अखिलेश ने कहा कि जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 400 सीट का दावा किया, आप खुद 100 सीटें ही जीते। अखिलेश ने कहा आप तो अपनी सीट भी हार गए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा योगी दोबारा सीएम बने और मैं डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आ गया हूं। आप 5 साल सत्ता से बाहर रहे, फिर 5 साल बाहर हुए और अब 25 साल तक आपका नंबर नहीं लगना है, यह कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। तो अखिलेश ने कहा आपके जिला मुख्यालय की सड़क 4 लेन किसने बनवाई? वो कहना चाहते थे वो सड़क अखिलेश ने बनवाई। लगता है कि इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया कि लगता है कि सैफई की जमीन बेचकर आपने मेरे यहां की रोड बनवाई। अखिलेश ने कहा तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो ये बनवाने के लिए, या जो तुमने राशन बांटा है उसके लिए। अब ये बात पिता तक पहुंच गई। तब योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, उन्होंने कहा 1 घंटे से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष को सुना। योगी ने कहा बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात की और लेकिन जब उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी तो रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है, यानी अखिलेश बीच बीच में टोका टाकी कर रहे थे। सम्मानित नेता के खिलाफ अपशब्द ठीक नहीं है, सदन में तू मैं नहीं होनी चाहिए और भाषा को लेकर आप असहमति जता सकते हैं, आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा जो विकास होता है वो सरकार की ड्यूटी है, विधानसभा में धमकी देना ठीक नहीं है, विधानसभा की मर्यादा का पालन होना चाहिए। यह हुआ विधानसभा के अंदर। अब जरा आप सुनिए। अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की ही चर्चा कर रहा था। यही तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? तो ज्योतिषी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने
मैंने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। जो इसी गणना के हिसाब से बता दिया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रहिए, उधर बैठने के लिए तैयार रहिए। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। बैठिए बैठिए अध्यक्ष जी, अरे बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा। अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। माथे पे टीका लगाता, मैं कोरोना का टीका भी लगा के आया हूं। जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं, मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते। और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगा था? अरे उन्होंने कहा आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है। सेफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सेफाई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। तो ये जो तूतू मैमे और हंगामा हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसे देखा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का कहना है, उनके पिता, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अखिलेश यादव ने पिता की बात की उनके, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य आहत हुए। ये आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने खुद राजनाथ सिंह पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जब उनके पिता का निधन हुआ था। आइए अब आपको सुनवाता हूं ये जो तूतू मैमा हुई, जो पिता तक चली गई। उत्तर प्रदेश के लोग भी इससे खासे आहत हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। अखिलेश यादव जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, अशोभनीय है। ये बात दर्शाता है कि उनको सत्ता के प्रति, सत्ता में न रहने का कितना उनके मन में आक्रोश है, कितना गुबार है। यकीनन ये आदत उनको विरासतन मिली हुई है। सबसे पहली चीज तो अगर कोई राजनीतिक दल है तो पहली चीज तो परिवार पे जाना ही नहीं चाहिए। किसी के पिता को कहने का आपको विधानसभा में कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। अगर आपको बात करनी है तो देश की बात करिए, राजनीति की बात करिए, जनता की बात करिए, देश में क्या चल रहा है उसकी बात करिए। अखिलेश जी ने जिस तरह कमेंट किया है उस तरह लगता ही नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और बड़ा निंदनीय उनका व्यवहार रहा है जो इतने सदन के अंदर तूतू मैमे करके कर रहे हैं। केशव जी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये कोई बात कही, तर्क वितर्क विधानसभा में चलता है। ये विधानसभा की अपनी एक प्रणाली है। हम लोग भगवान से कामना करते हैं, अगर अखिलेश जी राजनीति करना चाहते हैं तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को इस तरीके की अभद्रता, वो भी सदन में, वो स्वयं में एक शर्मनाक बात है और ये उनको शोभा नहीं देता। और तरीके की अगर टिप्पणी करते हैं तो ये सपा और पार्टी को सोचना चाहिए। उनके पिताजी इस धरती पर नहीं रहे, स्वर्गवास पधार चुके, इतनी घोर निंदा करता है पूरा प्रदेश। हम ही नहीं, प्रदेश का हर व्यक्ति उनकी निंदा करेगा। ऐसे वो पार्टी को लीड करेंगे तो कहाँ तक जाएगी पार्टी उनकी। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इतनी तो उनको तमीज होनी ही चाहिए कि सदन में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। केशव जी के पिताजी वर्तमान में नहीं है इस धरती पर, और उनके लिए अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है। और आइए अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बजट की। योगी के बजट में आपके लिए क्या है? अगर आप यूपी में रहते हैं, वॉल फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं बताऊंगा कि आखिर योगी के बजट में क्या है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब योगी बजट के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए बजट में क्या है खास। योगी का बजट आ गया है। बजट में योगी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और 6 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट यूपी का है। साल में 2 सिलेंडर फ्री देने की योजना है और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को टैबलेट मिलेंगे मुफ्त में।
टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही साथ यूपी में जल्द ही 5 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया जाएगा। राम जन्मभूमि सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महाकुंभ की तैयारी के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन जो है 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। किसानों को फ्री सोलर पैनल दिया जाएगा और प्राइवेट ट्यूबवेल की बिजली बिल पर 50% छूट होगी। ये कुछ बजट में जो बड़ी चीजें वो मैंने आपको बताई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर सीधे कश्मीर से है। कैसे एक एक्ट्रेस से डर गए आतंकी। क्यों डर गए ये मैं आपको बताऊंगा। ये एक्ट्रेस जिसको ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस एक्ट्रेस का नाम आमरीन है। टिकटॉक पर बहुत फेमस थी कश्मीर के अंदर, कश्मीर से बाहर, लेकिन इसकी प्रसिद्धि, इसकी प्रतिभा आतंकियों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी कश्मीर के अंदर, इसलिए आतंकियों ने इसे गोली मार दी। अगली तस्वीर में दिखाऊं जरा। ये जो आप देख रहे हैं उसके परिवार घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस वक्त फायरिंग हुई उसके बाद की तस्वीरें, आतंकी किस तरह से आए, कैसे घर में आकर गोली मारी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद फौरन ये जो आप देख रहे हैं उसके परिवार के लोग जिनका रो रो कर बुरा हाल है, एम्बुलेंस बुलाई गई और उसके बाद ये देख रहे हैं अमरीन की बॉडी उसके बाद अस्पताल ले जाई गई। अगली तस्वीर दिखाएं। जब गोली मारी तो उसका जो भांजा है उसे भी गोली लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी आतंकियों की गोली अमरीन के भांजे के हाथ पर लगी है। अगली तस्वीर जरा दिखाइए फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए। अमरीन के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे आतंकियों को। मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं ये अमरीन एक्ट्रेस थी, टिकटॉक बनाती थी, काफी फेमस थी। हुआ क्या, आतंकियों ने अमरीन भट्ट की हत्या की। कैसे? कल रात अमरीन के घर ये 3 आतंकी पहुंचे। आपको बताऊं, आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे ये आतंकी। 2 आतंकी घर में घुसे, एक मोटर बाइक पर बैठा रहा। उससे कहा कि एक्ट्रेस थी तो कहा गया शूटिंग के लिए बुलाया गया, शूटिंग के बहाने बुलाया घर से बाहर। अमरीन के भांजे के जरिए बुलावा भेजा, भांजा अंदर गया और कहा बाहर आपको लोग बुला रहे हैं, उन्हें कुछ शूटिंग करनी है। अमरीन के बाहर आते ही पिस्तौल से उसके ऊपर हमला कर दिया गया। अमरीन के भतीजे को भी उसी वक्त गोली लगी है। गोली मारकर तीनों आतंकी उसके बाद वहां से फरार हो गए। फायरिंग में अमरीन भट्ट की मौत हो गई है और अमरीन का घायल भांजा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने तीनों आतंकियों की पहचान कर ली है। आतंकियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं अमरीन के परिवार का क्या कहना है और फिलहाल जो सेना है वो इन आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। सुनिए जरा। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए। उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर, उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कहाँ, वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आए, आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। फिर उसने उठाया, हमने उठाया, ये तो ले आया चादर से हरा कर गया। ऐसे में वो गुजर गया। तो आप अमरीन के पिता को सुन रहे थे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि परिवार वाले, ये देखिए जरा, जो फायरिंग हुई उसके बाद पूरे सड़क पर खून के जो निशान थे, सफाई करते हुए उन धब्बों को हटाते हुए परिवार वालों को आप देख रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अमरीन को लेके की हत्या के बाद किस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लोग नफरती बोल अमरीन के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए जरा, जल्दी से मैं दिखाऊं आपको। सबसे पहले ये ग्राफिक्स के अलावा ट्वीट ग्राफिक्स भी है। बड़गाम जिले के चादूरा में रहती थी अमरीन। अमरीन की उम्र आपको बताऊं 35 साल थी। और इसे मूव करेंगे आगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नफरती ट्वीट जो है,
आइए 40-60 के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं जरा अमरीन के बारे में। पहले देखिए जरा, ये अमरीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तरह के टिकटॉक वो बनाती थी। अमरीन भट्ट, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये हंसता, मुस्कुराता और खुशी में झूमता चेहरा आज इस दुनिया में नहीं है। बंदूक के दम पर घाटी में आतंक फैलाने वाले हैवान इस एक अकेली महिला से डर गए, जो एक बेटी भी थी, एक मां भी, जो अकेले पिछले 17 सालों से अपने परिवार की देखरेख कर रही थी। अमरीन सालों से टीवी में काम करती थी। अमरीन को अदाकारी के साथ साथ डांस करना भी बहुत पसंद था और अक्सर गायकी में भी हाथ आजमाती थी। अमरीन अपनी अदाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर करती थी और यही अमन के दुश्मनों को नापसंद था। कल रात करीब 7:55 पर आतंकियों की बंदूक ने अमरीन की जान ले ली। परिवार को, आपको बताऊं, पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। अमरीन को जरा एक गाना मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं जो टिकटॉक पर उन्होंने बनाया, सुनिए जरा। चूड़ियां जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए तबाह, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, अमरीन की हत्या हो गई और बहुत से लोग उसके बाद क्या लिख रहे हैं। जूम आउट करिए फ्रेम। बहुत से लोग क्या लिख रहे हैं, मुशर्रफ अल्ताफ वानी लिख रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा कि हत्या हो गई, मुझे हत्यारों पर गर्व है। सोचिए, इस तरह की भी सोच हो सकती है लोगों की। याशू लिख रहे हैं, कब्र में इंस्टाग्राम साथ चला गया, अब खुदा कब्र में भी डांस करवाएगा। आसिफ बशीर लिख रहे हैं, मुसलमानों का नाम बदनाम किया था। जुबैर खान लिख रहे हैं, अब जहन्नुम में वीडियो बनाना। ये सोच सोचिए। अरमान रऊफ लिख रहे हैं, जिसके लायक थी वही हुआ। सोचिए, इनके परिवार का अगर कोई सदस्य होता तो ये यही शब्द लिखते। डैनियल लिख रहे हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं था, शाबाश लड़कों। ये शर्मनाक कमेंट अमरीन की हत्या के बाद आ रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तानियों का तो मैं दर्द समझ सकता हूं, चलो उनका एक स्टूज चला गया, अ पर्सन जिसको वो इस्तेमाल करते थे, वो ऐसा व्यक्ति जिसको वो हिंदुस्तान में ये दहशतगर्दी या फिर दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल करते थे, टेररिज्म के लिए, उनका दर्द समझ में आता है। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो खड़ी होती हैं फॉर आवर ओन